Good morning, student. Today's chapter 12, Janpadas and the Mahajanpadas, 600 to 100 BCE. In the earlier chapter, we have studied about the Vedic civilization and the social and political life of people. इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में और उस समय के लोगों का सोशल और पॉलिटिकल लाइफ कैसा था इसके बारे में. देन द सोसाइटी एट दैट टाइम वॉज एडवांस. टाउन, सिटी एंड इवन किंगडम्स और जनपदास had come on towards the later Vedic period. In this chapter, we shall study about Janpadas and Mahajanpadas that existed around 600 BC in India. इस चैप्टर में हम जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे जो 600 BCE का है. BCE का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा. ओके. द scripts of Buddhism, Jainism and the traditional literature, Puran, are the source of our information. हमारा इन्फॉर्मेशन का स्रोत क्या है? तो हमारी इन्फॉर्मेशन का स्रोत है बुद्धिस्ट, जैन और ट्रेडिशनल लिटरेचर लाइक पुरान्स. ओके. Regions inhabited by the tribals of Jana are called Janpadas. Literally, the word Janpada means the land where Jana set its foot. लिटरली क्या मतलब होता है जनपद का? तो जनपद का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर जन रह रहे हैं. गंधार, मॉडर्न अफगानिस्तान. कुरु, पंचाल एंड विदेह located in Uttar Pradesh and Bihar were some of the Janpadas. ये छोटे छोटे जनपद थे. In the beginning, people belonged to same tribe, inhabited a जनपद. शुरुआत के समय में क्या होता था? जो सेम ट्राइब्स के लोग थे, एक ही जनजाति के जो लोग थे, वो एक जगह निवास करते थे. बट विद द एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटरीज थ्रू कॉन्क्वेस्ट दे कम टू बी नो एज महाजनपद. और इसके बाद जैसे जैसे लोगों में अपनी टेरिटरी विस्तार करने की भावना आई, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करने का उन लोगों ने सोचना शुरू किया, तब उसमें क्या हुआ? अलग अलग महाजनपद का विस्तार शुरू हुआ. तो उस समय के जो बड़े महाजनपद थे वो कौन कौन से थे? मगध, वत्स, अवंती, कौशल वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग महाजनपद. द मगध इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद. और उसमें जो मगध था वो बहुत ही पावरफुल महाजनपद था. एट इट कॉन्क्यूर्ड द टेरिटरी ऑफ अदर महाजनपद. इसने और सारे जनपदों की टेरिटरीज को भी कॉन्क्यूर करके रखा था. कॉन्क्यूर यानी कि कब्जा करके रखा था. वो किस तरह से ये विस्तार की नीति कैसे चलती थी? तो विस्तार की जो नीति थी वो मैट्रिमोनियल अलायंस विद डॉटर ऑफ अदर रूलर्स वॉज ऑल्सो अ स्टेप टूवर्ड्स एक्सपेंडिंग पावर. मैंने शादी ब्याह कर करके भी ये मैंने कि एक जनपद के राजा जो थे दूसरे राजा से कि वो कन्या से विवाह करके अपने वो टेरिटरीज का एक्सपेंड किया करते थे. All this Mahajanpad later became part of Magad Empire. Then, there were a few kingdoms where the rulers were chosen by the people of the kingdoms. These kingdoms were known as Ganashangas. और कुछ उस समय घनाशंगास भी थे जिसमें क्या था? रूलर्स को कौन चुनता था? तो चूजन बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुना जाता था, वो घनाशंगास थे. यहाँ पे एक डू दिया हुआ है. डू क्या दिया हुआ है? महात्मा बुद्ध वॉज बॉर्न इन द शाक्या घनाशंगा और रिपब्लिक. महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो शाक्या घनाशंगा में हुआ था जो कि रिपब्लिक्स था. ठीक है. द office of the ruler was not hereditary. Some of the important Ghanashanga were Lichvi of Vaishali, Shakya of Kapilvastu, Virji of Mithila, Mallas of Pava, Kushinagar. There was an assembly in each republic. हर एक रिपब्लिक में असेंबली हुआ करती थी. इट मेड लॉ, जो कि कानून बनाती थी. द राजा और किंग वाज इट्स हेड. राजा वहाँ का हेड हुआ करता था. देन इम्पॉर्टेंट्स रूलर. उस समय के इम्पॉर्टेंट्स रूलर कौन कौन से थे? तो उस समय के इम्पॉर्टेंट्स रूलर बिम्बिसार,
अजातशत्रु, दृक्ष और ये इंपॉर्टेंट रूलर थे। तो बिंबिसार का शासन कब से कब तक चला? तो 542 से लेकर के 492 BCE, बिफोर कॉमन एरा। ही वॉज एन इंटेलिजेंट एंड फार साइटेड रूलर। वो एक बहुत ही चतुर और दूरदर्शी रूलर था। नॉट ओनली डिड ही एक्सटेंड हिज एम्पायर बट ऑल्सो हैड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। उसने सिर्फ अपने एम्पायर का ही विस्तार नहीं किया, उसके साथ साथ उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो शासन व्यवस्था थी, वो भी बहुत सुदृढ़ थी। ही नेवर टॉलरेट एनी इनएफिशिएंट ऑफिशियल। ही कंसल्ट द विलेज हेडमैन ग्रामिनी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द विलेज। बिम्बिसार कैपिटल वॉज राजगृह नियर इन बिहार, पटना बिहार। ओके, तो वो क्या करता था? अपने शासन चलाने के लिए वो अपने ऑफिशियल्स के ऊपर ही जो निर्भर नहीं रहता था, वो क्या करता था? जो गांव का जो हेडमैन होता है, ग्रामीणी, उससे भी संपर्क करके शासन व्यवस्था को चलाया करता था। डू यू नो, यहाँ दिया हुआ है, एन एम्पायर इज मच लार्जर देन ए किंगडम एंड नीड अ बिग आर्मी टू प्रोटेक्ट इट। अब जब किंगडम है, एम्पायर है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ी आर्मी की भी आवश्यकता होती थी। देन अजातशत्रु 492 से 460 BCE। द सेकेंड मगध किंग इस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल पाटलिपुत्रा। अजातशत्रु जो था वो दूसरा रूलर था, वो उसने कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की? तो राजधानी उसने पाटलिपुत्रा में स्थापित की, इन विलेज पाटिल ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। ही एनेक्सेस्ड कौशल, काशी एंड वैशाली एंड एक्सटेंड हिज एम्पायर। उसने अपने एम्पायर को फैलाया कहाँ तक? कौशल, काशी, वैशाली तक अपने एम्पायर्स को फैलाया। ही बिल्ट अ फॉरेस्ट टू कीप अ वॉच ओवर लिच्छवी fortress to keep a watch over Lichvi rulers to the north of river Ganga. अजातशत्रु was deeply influenced by Buddhism and Jainism। और अजातशत्रु जो था वो बहुत ही प्रभावित था किससे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। और उसने लिच्छवी रूलर्स को देखने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए फोर्ट्रेस बनवाए, वाच टावर बनवाए, जिससे कि वो अपने विरोधियों को वॉच कर सके कि वहाँ से कोई आक्रमण वगैरह तो नहीं हो रहा है, या कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ तो नहीं हो रही है जिससे कि उसके शासन व्यवस्था को हानि हो। द्रक्षा 460 to 444 BCE। According to Puran, he became the king of Magad after the death of अजातशत्रु। पुराण के अनुसार द्रक्ष जो था वो अजातशत्रु के बाद राजा बना। टू इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी, शिशुनाग एंड नंदाज, रूलर ऑफ द मगध। आफ्टरवर्ड मगध अटेंड अ वेरी प्रेस्टिजियस पोजिशन अंडर द नंदास। बोले नंदा का जो नंदास रूलर के समय मगध जो है बहुत ही अच्छे पोजीशन पे पहुंच गया था। दे एक्सटेंड द टेरिटरी ऑफ मगध फर्दर। द लास्ट किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी वॉज घनानंदा। ही रूल्ड फ्रॉम 345 से BC टू 322 BC तक उसने रूल किया। कहाँ पे? मगध पे। एडमिनिस्ट्रेशन, अब वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? शासन व्यवस्था कैसी थी? द किंग वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट। किंग जो था वो हेड हुआ करता था स्टेट का। ही बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंजॉय वास्ट पावर। ही वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ आर्मी एंड लेड द वार। और किंग जो था वो आर्मी का हेड भी होता था, और कोई भी जो वार हुआ होता था तो उसका लीड भी, यानी कि नेतृत्व भी जो राजा ही किया करता था। ही वॉज रिगार्डेड एज अ गॉड एमॉन्ग हिज पीपल। और अपने लोगों के समक्ष वो भगवान के भांति जाना जाता था। देयर वर मैनी ऑफिशियल टू असिस्ट हिम इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। द ऑफिशियल वर कॉल्ड महामत्यास। They perform the function of the ministry, Mantri. The other important officials were Senanayak, Chief of the Army, संग्रहिती, Treasurer यानी खजाने को देखने वाला, पुरोहित, Priest और ग्रामिनी, Head of Village. आयुक्तास परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन एट द स्टेट लेवल। और हर एक स्टेट लेवल पे आयुक्त नियुक्त थे जो कि हर एक स्टेट के फंक्शंस को देखते थे, मतलब शासन व्यवस्था को देखा करते थे। देन इसके बाद हाँ, द सिलेक्शन ऑफ ऑफिशियल वॉज मेड बाय द काउंसिल ऑफ द रिपब्लिक। द मिनिस्टर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन ऑफिशियल्स का चुनाव कैसे होता था? तो काउंसिल, जो रिपब्लिक में काउंसिल थी, उनके द्वारा इनका चुनाव होता था। और द मिनिस्टर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन।
और जो मिनिस्टर थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे अपने यहाँ के शासन व्यवस्था में। द किंग हैड अ पावरफुल एंड डिसिप्लिन आर्मी कॉम्प्रेजिंग ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी, वार एलिफेंट, चैरियट्स। और राजा के पास बहुत ही पावरफुल आर्मी थी, डिसिप्लिन आर्मी थी। इन्फेंट्री पैदल सेना, कैवलरी घुड़सवार सेना, वार एलिफेंट हाथी वाली सेना, और चैरियट रथ वाले। ठीक है, तो ये सारी सेना व्यवस्था थी उनकी। इसके बाद सोशल कंडीशन, सामाजिकता कैसी थी, सामाजिक कंडीशन कैसा था लोगों का उस समय। तो सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन वन सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी। वर्ण सिस्टम में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सारे लोगों को मिला करके एक समाज बन रहा था। द क्षत्रिय वर कंसिडर बेटर देन द ब्राह्मण, वैश्य वर कॉल्ड गृहपति, वैश्य को गृहपति कहा जाता था। हु फॉलो एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग एंड ट्रेड, उनका ये काम था एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, पशुपालन और व्यापार। द ड्यूटी ऑफ शूद्रा वॉज टू सर्व द अदर थ्री क्लास ऑफ द पीपल, और शूद्रास जो थे उनकी क्या ड्यूटी थी, तो इन तीनों क्लास की सेवा करना। द वर्ण वर बेस्ड ऑन बर्थ एंड नॉट ऑन वर्क, वर्ण जो था वो बर्थ के ऊपर था, वर्क के ऊपर नहीं था। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, तो अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ण जो था वो वर्क के अनुसार था। लेटर वैदिक आते आते क्या हो गया, वर्ण सिस्टम जो हो गया वो वर्क के अनुसार हो गया। तो यहाँ भी वर्क के अनुसार ही था। The women occupied a prestigious place in the society. The studies Vedas and their education was given importance. There were perhaps some tribes which were considered untouchables. और वुमेन्स का भी कंडीशन अच्छा ठीक ठाक था, एजुकेशन को भी दी जाती थी, वेद पढ़ने की स्वतंत्रता थी। इसके बाद रिलीजन, द रिजिडिटी ऑफ वन सिस्टम एंड द स्ट्रिक्ट रिचुअल मेड द पीपल ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम ब्राह्मणिज्म। अब बोल रहा है कि वन सिस्टम के अनुसार और रिजिड होने के अनुसार, यानी कि एकदम अड़िग अड़िग होने के अनुसार जो था लोगों का, ये ब्राह्मणिज्म और हिंदुज़म से विश्वास उठने लग गया। लोग यहाँ से अब निकल करके कहाँ जाने लग गए, तो लोग अपनाने लग गए बुद्धिज्म और जैनिज्म। बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस टाइम एज द डिस्क्राइब एंड टाइप्स ऑफ कास्टिज्म एंड रिचुअल्स। और क्योंकि वहाँ पे उतने रिचुअल्स और कास्टिज्म का नहीं था, तो लोगों ने जो था बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपनाना शुरू कर दिया। इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक कंडीशन कैसी थी उस समय की। द यूज़ ऑफ आयरन ब्रॉट अ रेडिकल चेंज इन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ मगध। आयरन के आविष्कार से, या आयरन होने, मगध को जो जनपद था वो रिच था किस चीज़ में, तो रिच था वो अपने खनिज में, मिनरल्स में, तो उसके कारण आयरन इजीली अवेलेबल था यहाँ पे। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर, लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन और खेती। द टिलर वॉज कंसिडर्ड टू बी द ऑनर ऑफ द लैंड एंड द कल्टिवेटर। The land revenue was charged from 1/12 to 1/6 of the total produce of the year known as भाग। और जो लैंड रेवेन्यू जो राजा को दिया जाता था वो 1/12 या 1/6 भाग दिया जाता था, उसको भाग कहते थे, शेयर। देयर मेन क्रॉप्स वर, मुख्य फसल थी वीट, कॉटन, राइस एंड शुगर केन। द यूजुअली प्रोड्यूस 3 क्रॉप्स इन अ ईयर, 3 क्रॉप्स साल में प्रोड्यूस की जाती थी। There were many other professions like jewelry making, weaving, carpentry, pottery, etc. The trade and crafts were also well developed. People of different vocation had their own organization, which were called गुलिड। अलग अलग तरह के व्यवसाय करने वालों लोगों के अपने समूह थे जिनको गुलिड कहा जाता था। और गुलिड का मेन फंक्शन क्या था, तो गुलिड का मेन फंक्शन था जो व्यापारी, यानी कि जो किसी भी व्यक्ति वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसको बाज़ार उपलब्ध करवाना, और बाज़ार में जो भी सामान जा रहा है उसको सही रेट पे बिकवाना,
ये गुलिट जो थी एक उनकी व्यापारी लोगों की, चाहे जो भी वर्कर थे, उनकी संस्था हुआ करती थी। इसके हेड को, ईच गुलिट हैड इट्स ऑन हेड, सभी गुलिट्स के अपने हेड हुआ करते थे, जिसको श्रेणी बोलते थे। द ट्रेडर्स हैड टू पे टैक्स टू द किंग, और व्यापारी लोग टैक्स किसको पे करते थे, तो राजा को पे करते थे। देयर वॉज अ वेल रेगुलेटेड मनी सिस्टम, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ क्वाइन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ट्रेड। द coins were made of copper and silver. The coins were also a punch mark. आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, तो पिक्चर में देख रहे हो पंच मार्क कॉइन है। तो पंच मार्क कॉइन पे क्या क्या रहता था भाई, तो पंच मार्क कॉइन पे कॉइन दे पंच विथ द सिंबल ऑफ सन, मून एंड ट्री। उस पंच मार्क कॉइन पे सन, मून और ट्री का सिंबल रहा करता था। मगध हैड अ वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड, और मगध का आंतरिक और बाहरी व्यापार भी बहुत ही सुदृढ़ था। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाउन्स, उस समय के कुछ महत्वपूर्ण शहर थे। कौन कौन से थे? टाउन्स, पूरा नगर, एंड लार्ज टाउन, महानगरा। ड्यूरिंग दिस पीरियड वर चंपा बिहार, राजगृह बिहार, श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट गोंडा इन यूपी, कौशंबी डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद इन यूपी, वाराणसी यूपी, वैशाली बिहार, मिथिला बिहार एंड नेपाल बॉर्डर, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद इन यूपी, उज्जैन एमपी। ये सारे जो शहर थे कुछ इम्पोर्टेंट्स। सम ऑफ द फेमस पोर्ट्स वेर ताम्रापुरवा श्रीलंका, और शुप्रिक शोप्रा, बिरू बिरुकच्छा, बरोच एंड पाटिल। तो इन सब जो ये जो आपका फेमस पोर्ट्स वाले जगह थे, बंदरगाह जो थे, इससे पता चलता है कि इनका इंटरनेशनल ट्रेड भी हुआ करता था। अब इसके बाद लास्ट पैराग आता है, मगध अ सक्सेसफुल एम्पायर। देयर वेयर अ नंबर ऑफ रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ मगध। मगध के सक्सेस होने का बहुत सारे रीजन थे। प्रेजेंट डे बिहार, like advantageous geographical position as a Ganga and its tributaries provide a cheap means of transportation। सबसे पहले गंगा नदी और इसकी जो सहायक नदियाँ थी ट्रिब्यूटरीज, तो उनसे इसको सस्ता ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता था। एग्रीकल्चर वॉज वाइड स्प्रेड एंड प्रोडक्टिव। बिसाइड आयरन माइंस वेयर इन एबेंडेंस फॉर टूल्स एंड विपन्स। आयरन माइंस भी पर्याप्त मात्रा में थी। एलिफेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिलिट्री वर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ द एम्पायर, और यहाँ के जंगलों में हाथी भी मिल जाया करते थे। इट हैड टू कैपिटल, राजगीर और पाटलिपुत्रा, हेडेड बाय इफिशियंट एंड आर फार साइटेड रूलर्स लाइक बिम्बिसार, अजातशत्रु। जो भी राजा हुए वो दूरदर्शी राजा हुए, और एन इफिशियंट मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इफिशियंट मनी सिस्टम, harmonious social structure and well constructed bridge and road are made Magad first amongst the 16th महाजनपद of that period। उस समय के 16 महाजनपदों में इन सारी चीज़ें थी, मगध को ऊपर रखती थी। अब लास्ट में जो है इसको आप मत भूलिएगा, इसको तो करके ही जाइएगा यहाँ से। ओके, थैंक यू।